हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये नया चैनल है एमजेटी करंट अफेयर और इसी पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेगमेंट को खूब अच्छे से कवर किया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके को जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, खास करके खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड, कौन से खेल के किससे संबंधित है वगैरह वगैरह करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत आप वो जानते हो, आप हर दिन की तरह हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिवीजन से, लास्ट डे के सेगमेंट से, और उसके बाद आज की करंट अफेयर पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। पेरू ने बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए हैं जो अमेजन के जंगलों में पाई जाती हैं। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलेगी। पहला परिचालन मार्ग इसका गुवाहाटी से कोलकाता होगा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना अपनी पशु टुकड़ी को लॉन्च करेगी। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का पहला आयोजन थाचन कुर्ची में किया गया। इसके अलावा केंद्र ने अभी 3 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, केरल, पटना और मेघालय के हाईकोर्ट में। 1 जनवरी 2026 से यूरो की अपनी ऑफिशियल मुद्रा मान करके यूरोजोन में शामिल हो गया है बुल्गारिया। अब बुल्गारिया होगा यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि तंबाकू उत्पादों में पान मसाला पर नया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। 40% एक्स्ट्रा जीएसटी इस पर लगेगा, यानी लग्जरियस वाले में इसको शामिल कर लिया जाएगा। इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया मैत्रेयी पुष्पा को। और वर्तमान में 70 से 80 लाख की आबादी वाला भारत का पहला ऐसा शहर जो स्लम फ्री हो गया है वो है सूरत। सूरत जिसे हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुजरात की जो कि सिटी है, ठीक है ना। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब मैं वापस से आ चुका हूँ। अब आपको कल से वीडियोज सुबह में मिलेगी। आज आखिरी बार एक बार फिर से आपसे सॉरी, ठीक है। तो कल से आपको टाइम पर मिलेगी वीडियो। और हाँ, एक आपसे सजेशन चाहिए। देखिए, डेली करंट अफेयर को अगर टैबलेट पर मोड पे रखा जाए तो कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको डिजिटल बोर्ड माध्यम में डेली करंट अफेयर चाहिए या टैबलेट मोड, सब कुछ सोच के अच्छे से बताइएगा कि किस पर कितना ज़्यादा विजिबल हो रहा है, कहाँ पर कौन सा आपको समझ में आ रहा है, ये सब देख करके। इसके अलावा एमजीटी ऐप पर आपको इसकी क्विज वगैरह तो मिलेगी ही, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी रात को 9 बजे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल बर्ड्स डे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये, है ना। एक होता है विश्व पक्षी दिवस, तो विश्व पक्षी दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाते हैं। तो दोनों ही दिवस इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। पक्षियों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, पक्षियों के प्रति सहिष्णु भाव रखने के लिए, उन्हें भी जीवन देने की आज़ादी देने के लिए, कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे पक्षी जो है वो अपने लिविंग लाइफ को छोड़ करके जाएं, कहीं और जाएं, पलायन कर जाएं, धीरे धीरे उन्मूलन की स्थिति में आ जाएं। ये सब ऐसा ना किया जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है उड़ता हुआ पक्षी गति में कविता है, यानी ए बर्ड इन फ्लाइट इज अ पोएट्री इन मोशन। 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस को ही हम लोग बर्ड कंजर्वेशन डे के रूप में भी जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 अप्रैल विश्व पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला, भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया। पहला गवर्नमेंटेड एआई क्लिनिक ये शुरू किया गया है जिम्स, ग्रेटर नोएडा में। जिम्स, ग्रेटर नोएडा। देखो, जिम्स का मतलब होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, है ना। जैसे हम लोग एम्स पढ़ते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऐसे जिम्स बनाया गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पीजीआई मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, है ना। तो ये जिम्स ग्रेटर नोएडा में अभी पहला सरकारी एआई क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये सरकारी क्षेत्र में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लिनिक होगा, जिससे उन्नत और सटीक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकेंगी। तो जिम्स के निदेशक हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। इन्होंने इस पहल को समय की आवश्यकता बताया है कि एआई में हर जगह क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी इसका यूज करें। इसके लिए आईआईटी कानपुर का मदद लिया गया है, आईआईटी मद्रास भी और आईआईटी लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट ने मिल करके सहयोग किया हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पर पहला पहली पहले आया हुआ है। देखो, इसमें विजिबिलिटी अच्छी हो रही होगी, आपको अच्छे से क्लियर क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए मुझे तो लगता है डेली करंट अफेयर के लिए ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बताइएगा कैसा है।
भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थित हुआ है, शुरू किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर ये वॉक्सेल ग्रिड ने विकसित किया। पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश पेश कर रहा है। पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क कॉरिडोर मध्य प्रदेश ला रहा है। इसके अलावा पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला जाएगा, यूपी में। पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क ये NH-45 पर मध्य प्रदेश में। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका वाराणसी में चलाई जा रही है। लैम सिस्टम भारत का पहला डीआरडीओ ने विकसित किया। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी बेंगलुरु में। त्रिसेवा रक्षा कमांड स्टेशन मुंबई में और पहला आयुर्वेदिक कैफे दिल्ली में। पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में और देश का पहला एआई शहर लखनऊ में बन रहा है। अगला, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक अपडेट कर दी जा चुकी है, तो जो लोग भी इसको परचेज किए थे वो लोग एमजेटी ऐप से इसको डाउनलोड कर लें। जो लोगों ने एमजेटी ऐप से लिया था तो जा करके फिर से डाउनलोड कर लीजिए, अपडेटेड ई बुक उस पर आ गई है, ठीक है। अब मैं 2-3 दिनों तक मैं आपको इसको इसके प्रति अवेयर करूंगा। जो लोग व्हाट्सएप से लिए थे वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर ये अपडेटेड वाला ई बुक दे दीजिए, ऐसा मैसेज कीजिए तो आपको अपडेटेड ई बुक भेज दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने लिया होगा पुरानी वाली तो मैंने आपको कहा था ना कि एक अपडेट इसका फ्री में दिया जाएगा जनवरी में, जिसमें दिसंबर का 31 दिसंबर तक का पूरा कंटेंट होगा, तो वो अब आपको दी जा रही है बिल्कुल मुफ्त में। तो आप ये ई बुक ले लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया है वो लोग जा करके इसको परचेज करें। ब्रह्मास्त्र तो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए, एमजेटी ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। चलिए, बाकी अगर आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना होगा तो बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष गंतव्य निवेश कौन बना? तो भारत सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश किस राज्य में किया गया है? तो ये बताया गया आंध्र प्रदेश को। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया वो आंध्र प्रदेश में किया है। टॉप 3 स्टेट में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में अकेले 25.3%, उड़ीसा में 13.1%, महाराष्ट्र में 12.8% और बाकी राज्यों में इसके बाद रहा। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश रहा है इन्वेस्टमेंट के माध्यम में, मतलब निवेश गंतव्य सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ कहाँ पर किए गए हैं। तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पर केंद्रित नीति को वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसको हवाला दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट थी, ये बात याद रखना। आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा। अमरावती राजधानी है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है, गवर्नर है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। कुलेरू झील है, पुलकित झील है। इसके अलावा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी पड़ता है यहाँ पर। बेलम किप्स फेस्टिवल है। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मथुरी, डंडरिया, ये सब होते हैं। जिले 26 हैं, 175 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फार्माकोविजिलेंस दवा सुरक्षा निगरानी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को मिला है 8वां स्थान। WHO की रिपोर्ट के अनुसार फार्माकोविजिलेंस में यानी कि दवा सुरक्षा निगरानी में भारत 8वां स्थान रखता है विश्व स्तर पर। यानी दवाओं की सुरक्षा कितनी ज़्यादा यहाँ पर होती है, सुरक्षित। अभी आपने देखा था ना एक कोडीन कप सिरप करके मामला आया था यूपी में, और आए दिन ऐसे आते रहते हैं, कहीं कोई कप सिरप गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई इंजेक्शन गड़बड़ हो जाता है, कहीं कोई हॉस्पिटल में ऐसा केस हो जाता है कि लगातार कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा तो सुरक्षित नहीं है भारत, लेकिन 8वें स्थान पर है दुनिया में। और दुनिया में भी बहुत सारे देश बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, ऐसा मत समझना कि दुनिया सब सुरक्षित ही है। ऐसा ही होता तो कोविड नहीं फैलता। इसकी घोषणा JP नड्डा जी ने की है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इंडियन फार्मोस्कोपिया 2026 लॉन्च किया गया और इसका 10वां इस बार का संस्करण था। खैर, बाकी रैंकिंग में अगर भारत की पोजीशन देखोगे तो स्टैनफोर्ड AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में तीसरे पर है, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे पर, विकास प्रतिबद्धता सूचकांक में 36 पर, गैलेप की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में 66 पर, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 पर, नवाचार सूचकांक में 38 पर, टैलेंट रैंकिंग में 63 पर, प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 41 पर, ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरे पर, शांति सूचकांक के पूछा जाता है 115वें पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 99 पर, IEA की रिपोर्ट में वैश्विक उत्पादन में तीसरे पर। यहाँ पर WHO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सेव कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। WHO आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और भारत फाउंडिंग मेंबर रहा, यानी 1948 में जब इसकी स्थापना हुई तब से देश है। 194 सदस्य अभी वर्तमान में इसके हैं। अच्छा, WHO से अभी हाल फिलहाल में USA बाहर हुआ है ट्रंप के आने के बाद, इसके अलावा अर्जेंटीना बाहर हुआ है। ये 2 देश
अब WHO के मेंबर नहीं है, ये याद रखना। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज वही हैं जो यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। टेड्रोस एधनोम गैब्रेगोस, ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ये यहाँ के चीफ हैं। 2022 से 27 इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, दोबारा लागू हुए हैं। ठीक है, अगला, वर्ष 2025 में अंगदान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 198 अंगदाताओं के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना? तो देखो, पहला दूसरा फिक्स था, तो जब तीसरा स्थान वाला जो स्टेट होता है या कहे कोई भी पोजीशन होता है, अगर वो लंबी छलांग लगाए रहता है तो वहां से क्वेश्चन बनने के क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया है कर्नाटका ने। तो कर्नाटका तीसरे स्थान पर है, लेकिन चूंकि बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ है, लंबी छलांग लगा करके आया हुआ है, इसलिए तीसरे से क्वेश्चन बना है। पहला दूसरा तो फिक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा स्थान वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक पहुंच गया है तीसरा स्थान, जो अंगदान के मामले में है। 198 अंगदान इसने किए हुए हैं 2025 में। पहले पर तमिलनाडु है 267 के साथ, तेलंगाना दूसरे पर है, तीसरे पर कर्नाटका है। ठीक है, देश में तीसरा स्थान है। तो इसमें 198 दाताओं में 150 पुरुष और 48 महिलाओं ने किया है। अंगदान मतलब कि ऑर्गन डोनेशन, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, तो एक्सीडेंट में डेथ हुआ है तो मतलब कोई रोग वगैरह नहीं हुआ था, तो उसके बहुत सारे शरीर के पार्ट होंगे जो बेहतर स्थिति में होंगे। हो सकता है कि उसके पेट में गहरी चोट आई हो जिस वजह से उसकी डेथ हुई हो, लेकिन उसकी आंखें या उसके बाकी जो चीज़ पार्ट्स हैं वो सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो ऐसे में उनके फैमिली वालों से बात किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट कर दें। अगर वो डोनेट करते हैं तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, जो हॉस्पिटल में होगा और जिसको उस अंग की, उस पार्ट की ज़रूरत होगी। यही है अंगदान। ठीक है, अंगदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। खैर, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक आपको यहाँ पर दिखेगा। बेंगलुरु इसकी राजधानी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जिसे जानते हैं। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीट यहाँ से जाती है। सिद्धरमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसके अलावा बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, नागरहोल, ये प्रमुख नेशनल पार्क है यहाँ पर। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे आप याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, ये कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो उनकी खुद की कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। ठीक है, तो वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी में होगा, ये जनवरी में हर साल होता है, हर साल जनवरी महीने में। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया और राष्ट्रीय वॉलीबॉल शुरू हो चुका है, चैंपियनशिप। ठीक है, 72वां संस्करण है इसका। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी में हो रहा है 4 से 11 जनवरी तक। ठीक है, 28 राज्यों से 58 टीमें आई हुई हैं यहाँ पर। अब देखो, स्टैटिक जी के वॉलीबॉल से रिलेटेड, इसके बाद स्टैटिक जी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले वॉलीबॉल देखिए। वॉलीबॉल की शुरुआत 1895 मानी जाती है, अमेरिका इसका फाउंडिंग कंट्री रहा था। विलियम जी मॉर्गन को इसका श्रेय जाता है शुरुआत करने का। इसमें कोर्ट का आकार पूछा जाता है, तो पूछा जाएगा तो इसको आप याद रखना। अभी मैं आगे आपको खिलाड़ियों की संख्या वाला पेज बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 18 मीटर इंटू 9 मीटर, 18 गुणे 9 मीटर की इसके कोर्ट का आकार होता है। कोर्ट मतलब जिस पर खेला जाना है, ठीक है ना, ये जो पिच होता है उसे कोर्ट कहते हैं। पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर है ना। नेट जो स्टैंडर्ड होता है उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर रहेगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, 6 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना। भारत में ज़्यादा जहाँ खेले जाते हैं उनमें केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ वॉलीबॉल ज़्यादा खेले जाते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1936 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या बात करेंगे, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे वो खेल कब से शुरू हुआ था, उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पूरा देखना। चलिए, तो बास्केटबॉल से शुरुआत करते हैं। बास्केटबॉल की शुरुआत देखिए जेम्स नैस्मिथ ने किया था 1891 में। इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 5-5 खिलाड़ी मिल करके इसको खेलते हैं बास्केटबॉल को। ठीक है, वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो विलियम जी मॉर्गन इसको स्थापित किए थे, 1895 में शुरुआत हुई थी, और इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं, एक टीम से 6 खिलाड़ी। ठीक है, तो दोनों तरफ 6 खिलाड़ी।
रैकेट खेल में बात करें तो रैकेट में कई सारे गेम होते हैं, जैसे टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है ना। तो इसमें ना 5 प्रकार के इवेंट होते हैं। एक तो सिंगल्स विमेंस का, एक सिंगल्स मेंस का, फिर डबल्स पुरुष का, डबल्स महिला का, फिर मिक्स डबल्स यानी एक पुरुष एक महिला। ठीक है, तो मेंस और विमेंस मिला करके 5 इवेंट होते हैं एक प्रकार के खेल में। तो जब सिंगल्स होगा तो उसमें एक एक खिलाड़ी खेलेंगे, दोनों तरफ एक एक। और अगर डबल्स डबल्स होगा तो दो दो खिलाड़ी दोनों तरफ। ठीक है, तो यही टेनिस में होता है, यही बैडमिंटन में, यही टेबल टेनिस में, तीनों में यही होता है। ओके, तो 1873 से लॉन टेनिस की शुरुआत हुई थी। और इसमें आप जानते हो ग्रैंड स्लैम भी खेले जाते हैं लॉन टेनिस में, ये तो मैं आपको अलग से बता ही चुका हूँ। 4 प्रकार के होते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। सिंगल्स डबल्स मैंने आपको सब बताया। ठीक है, चलिए, तो खिलाड़ियों की ये संख्या और सबकी शुरुआत भी लिखी गई है। टीम स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जैसे हैंडबॉल हुआ, रग्बी हुआ, फुटबॉल हुआ, तो जैसे देखिए हैंडबॉल जो होता है ये 1917 में शुरू हुआ था। और सात 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 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं हैंडबॉल में। रग्बी में कई प्रकार की होते हैं गेम, जैसे रग्बी यूनियन होता है, उसमें 15-15 खिलाड़ी खेलते हैं। रग्बी सेवन्स होता है, छोटा गेम होता है, इसमें 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो रग्बी वगैरह जो है ये अमेरिका यूरोप वगैरह में फेमस है। ठीक है, खैर 15-15 रग्बी यूनियन पूछा जाएगा तब, और रग्बी सेवन्स पूछा जाएगा तो 7-7। तो सेवन्स में तो अपने आप ही नंबर दिख जाता है, तो लोग आंसर कर ले जाते हैं। लेकिन रग्बी यूनियन वाला जो है ये लोग नहीं याद रखते, तो इसको 15-15 बताइएगा। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी में खेलते हैं। ठीक है, एक एक टीम में। फुटबॉल में अगर बात करें तो 1863 शुरुआत हुई थी, 11 खिलाड़ी इसमें फुटबॉल में खेलते हैं। तो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, ये तीन आपको सबसे फेमस गेम दिखेंगे, ये तीनों में 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं। बाकी कबड्डी भारत की देन है, 7-7 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिर कबड्डी। ठीक है, 5, 6 और 7 है ना, तो ऐसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिर कबड्डी। फिर उसके बाद फिर आपको रग्बी सेवन भी कह सकते हो आप, और हैंडबॉल भी। ठीक है, तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी। चलिए, बॉक्सिंग में अगर बात करें तो एक खिलाड़ी बॉक्सिंग में एक एक करके खेलते हैं, कुश्ती में भी एक एक खेलते हैं, तीरंदाजी में भी एक एक ही होते हैं, निशानेबाजी भी में एक एक होते हैं। हालांकि उसमें अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं, कई कई बार टीम इवेंट होता है, तो टीम इवेंट में डबल्स भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेन मेन जो पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा कि खिलाड़ी कौन कौन से टीम वाले में कितने खेलते हैं। ओके, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर किसे चुना गया? तो टाटा मुंबई मैराथन का 21वें संस्करण शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है। इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आंद्रे डी ग्रॉस को। आंद्रे डी ग्रॉस एक बहुत ही जाने माने मैराथन धावक हैं, और इनको, जो कि कनाडा के हैं, इनको इसका एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब ये इसको प्रमोट करेंगे। तो भारत में होगी 18 जनवरी से यह इवेंट, 21वां टाटा मुंबई मैराथन। तो टाटा मुंबई मैराथन मतलब टाटा ग्रुप इसका है टाइटल स्पॉन्सर। ठीक है, और कैनेडियन स्प्रिंटर को इसने बनाया है प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर इवेंट का। ठीक है, इन्होंने 7 ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं, और इसके अलावा 2 गोल्ड भी जीते हैं जिसमें। तो मुंबई में होगा, हर साल जनवरी में होता है, और इस बार भी होगा। अगला, यहाँ पर कुछ और ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप देख लीजिएगा। ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले 1776 में हुआ था, प्राचीन ओलंपिक, लेकिन आधुनिक ओलंपिक ही माना जाता है। तो 1896 में हुआ था आधुनिक ओलंपिक, और एथेंस ग्रीस में ये भी हुआ था। ठीक है, पियरे डी कुबार्टिंग को जनक माना जाता है। आईओसी कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हर साल 4 साल में एक बार कराती है। लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, किस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने 1300 से अधिक लापता लोगों का पता लगाया? तो ऑपरेशन मिलाप चला करके दिल्ली पुलिस ने 1300 से अधिक जो लापता लोग थे उनको उनके परिवारजनों से मिलाया। इसमें बच्चे भी बहुत सारे शामिल थे, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग थे, बहुत सारे ऐसे मेंटली डिसेबल्ड लोग थे जो लापता हो जाते हैं अक्सर, उनको मिलवाने का काम किया यहाँ पर ऑपरेशन मिलाप के जरिए। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छी पहल थी। तो 434 बच्चे इसमें शामिल थे, 869 वयस्क इसमें शामिल थे। किस राज्य सरकार ने उदासीन भक्तों, खास करके ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है असम सरकार ने। उदासीन भक्त जो होते हैं, जो ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षु होते हैं, असम में बहुतायत मात्रा में होते हैं, तो इनकी सहायता की जाएगी, वित्तीय सहायता 1500 रुपये प्रतिमाह दे करके। ठीक है, तो ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को मिलेगा, याद रखना। वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ये आते हैं, वैष्णव मठ भी हैं वहाँ पर कई सारे असम में। तो
वहाँ पर इनको दिया जाएगा। असम की बात करें तो असम आप जानते हो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, सभी राज्य इसी से अलग हुए हैं, ठीक है। और 7 नेशनल पार्क हैं, अभी मैंने परसों ही बताया था इसके बारे में, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, जो कि गृह मंत्री भी हैं, साथ ही साथ में सहकारिता मामलों के मंत्री भी हैं। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा और ये अंडमान निकोबार से देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी रखेगा। तो 9 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, साथ ही में 2 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुल 303 करोड़ का निवेश किया गया है इन सभी परियोजनाओं में। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा 229 करोड़ की लागत से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अंडमान निकोबार कहाँ पर है आप जानते हो, भारत के संदर्भ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीपीटी मोड में करने पर ना ये सारी जो है चीज़ें ये ज़्यादा विजिबल हो रही हैं फिलहाल, फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताइए डिजिटल मोड पर डेली करंट अफेयर को कंटिन्यू करना है या इस मोड में। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कमेंट करके बताइएगा। रात को 9 बजे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, लास्ट दिन पूछा था 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया असम ने, तो राज्य वेतन आयोग का सुभाष दास को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का महानिदेशक श्रीकांत नागुपल्ली को नियुक्त किया गया है। आज आपको क्या बताना है, मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी। इसके अलावा संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।